तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैंसर का मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैंसर का मैनेजमेंट। उससे पहले अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने एक चीज़ रिमेनिंग थी, ट्यूमर मार्कर्स। ठीक है, ट्यूमर मार्कर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, तो कुछ ट्यूमर मार्कर, देखो ट्यूमर मार्कर कुछ अलग चीज़ नहीं होती, ये एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स है जो कैंसर अफेक्टेड सेल रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर। अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर इंक्रीज है तो उसका मतलब वे स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर किसी एक कैंसर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए अगर ब्रेस्ट सेल कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स रिलीज कर रहे हैं कैंसर होने की वजह से, तो अपनी बॉडी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ ट्यूमर मार्कर्स के। ठीक है, तो ट्यूमर मार्कर्स सबसे पहला ट्यूमर मार्कर है अल्फा फिटोप्रोटीन। देखिए, अल्फा फिटोप्रोटीन के बारे में आपने गायनी में जरूर पढ़ा होगा। अल्फा फिटोप्रोटीन कुछ बच्चे के अंदर, किसी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, किसी के अंदर डिक्रीज हो जाता है। जैसे कंडीशन थी डाउन सिंड्रोम, हमने पढ़ा था। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल कम मिलता है, और जो एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसके अंदर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज मिलता है। ये आपने गायनी में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, कंडीशन थी जैसे डाउन सिंड्रोम थी, एक थी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। डाउन सिंड्रोम के अंदर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम ओंकोलॉजी की। तो ओंकोलॉजी के अंदर अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब उस पर्सन को पक्का कोई ना कोई लीवर रिलेटेड कैंसर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है सीए लीवर। अब बात करते हैं सेकंड ट्यूमर मार्कर जिसका नाम है पीएसए। इसका मतलब है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, नाम से ही पता चल रहा है कि पीएसए यानी प्रोस्टेट, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करेगा, ना सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर को के मैलिग्नेंट फॉर्म को, ये प्रोस्टेट कैंसर के बेनाइन फॉर्म को भी इंडिकेट करेगा। तो बेनाइन फॉर्म क्या होती है? बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगले ट्यूमर मार्कर का नाम देखते हैं जिसका नाम है एमएसए यानी मसल स्पेसिफिक एंटीजन। मसल स्पेसिफिक एंटीजन, देखिए ये जो मसल स्पेसिफिक एंटीजन है, ये मसल के कैंसर को इंडिकेट करता है, मसल के मैलिग्नेंट फॉर्म को। और मसल के मैलिग्नेंट कैंसर को हम क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था मायोसार्कोमा। फिर बात करते हैं हम अपना अगला ट्यूमर मार्कर जिसका नाम है टीटीएफ। टीटीएफ, टीटीएफ का मतलब होता है थायराइड ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर। देखो इसके नाम पे धोखा ना खा जाना, इसके नाम के अंदर थायराइड ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर है यानी थायराइड है, लेकिन ये कभी भी थायराइड के कैंसर को इंडिकेट नहीं करता। ये हमेशा इंडिकेट करता है लंग्स कैंसर को। सीए लंग्स, इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि हमारे को नाम से लग रहा है थायराइड यानी गले का कैंसर होगा, नहीं, इट इंडिकेट लंग्स कैंसर। ठीक है, उसके बाद अगर फिर आप पूछोगे भाई थायराइड का कैंसर, लंग गले का कैंसर कौन सा के लिए क्या ट्यूमर मार्कर होगा? तो यहाँ पे होता है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन ये इंडिकेट करता है सीए थायराइड को। ये इंडिकेट करता है सीए थायराइड को। ओके,
अब बात करते हैं अगले ट्यूमर मार्कर के, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है CA15-3। आपके आपके करियर के अंदर ऐसा बहुत बारी आएगा जिसके अंदर CA15-3, BRCA, CA12/125, मतलब ऐसे कोई ट्यूमर मार्कर जरूर आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है पहला CA15-3, ये इंडिकेट करता है ब्रेस्ट कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को। ना ही CA15-3, इसके साथ एक और भी ट्यूमर मार्कर है जो इंडिकेट करता है ब्रेस्ट कैंसर का, जिसका नाम है BRCA, जिसका क्या नाम है BRCA। BRCA, BRCA का मतलब होता है ब्रेस्ट कैंसर 1 जीन। ठीक है, जो BRCA होता है, ये BRCA का कंप्लीट नाम है BRCA फर्स्ट। BR का मतलब ब्रेस्ट, CA का मतलब कैंसर, और 1 का मतलब ब्रेस्ट कैंसर जीन 1। ठीक है, तो ये भी इंडिकेट करता है क्या, ब्रेस्ट कैंसर को। और BRCA1 के साथ एक और ट्यूमर मार्कर होता है जो ब्रेस्ट कैंसर को इंडिकेट करता है, जिसका नाम होता है HER, HER का जीन नंबर 2, HER2, ये भी इंडिकेट करता है ब्रेस्ट कैंसर को। अब हर का मतलब होता है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। H का मतलब ह्यूमन, E का मतलब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, R का मतलब रिसेप्टर 2, ह्यूमन ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2। ये चीज, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, HER2। उसके बाद पहले एक बारी हाईलाइट कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो अल्फा फीटोप्रोटीन, एग्जाम में पूछा गया MCQ है। PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। TTF, क्योंकि इसके अंदर थायराइड है, लेकिन ये इंडिकेट करता है लंग्स कैंसर को। उसके बाद CA15-3, BRCA1, HER2, ये सभी इंडिकेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। ओके, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पे, सॉरी अगले ट्यूमर मार्कर के। तो अगला ट्यूमर मार्कर होएगा CA125। CA125 बहुत बारी पूछा गया MCQ है। CA125 किसको इंडिकेट करता है, ओवेरियन कैंसर को। ओके, उसके बाद NMP22, लेटेस्ट एक बारी पूछा गया था। NMP22 कौन से कैंसर को इंडिकेट करता है। NMP का मतलब, N का मतलब होता है न्यूक्लियर, M का मतलब माइटोटिक, P का मतलब प्रोटीन, न्यूक्लियर माइटोटिक प्रोटीन नंबर 22, ये इंडिकेट करता है ब्लैडर कैंसर को। ब्लैडर कैंसर को। ओके, ये चीज, ये थे आपके ट्यूमर मार्कर जो इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं हम अपनी मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट की स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करेंगे सर्जरी की। सबसे पहला मैनेजमेंट है अपना सर्जिकल मैनेजमेंट। देखिए, सर्जरी की हम बात करें, देखो सर्जरी यहाँ पे करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के हिसाब से। जैसे आपने कम्युनिटी के अंदर पढ़ा होगा, प्राइमरी लेवल ऑफ इंटरवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी में हम क्या, किस चीज़ पे फोकस होता है अपना, प्रिवेंशन का। सेकेंडरी में अपना फोकस होता है ट्रीटमेंट का, और टर्शरी में फोकस होता है अपने को
कोई कॉम्प्लिकेशन से बचाना और लाइफ को जो बच्चे पर्सन की लाइफ बची हुई है रिमेनिंग, उसको स्पेसिफिक ढंग से कंप्लीट कराना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी के अंदर कितनी टाइप की सर्जरी करते हैं। देखो, सबसे पहले सर्जरी जो हम करते हैं उसका नाम होता है प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। ठीक है, फर्स्ट सर्जरी इज प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। प्रोफाइलेक्टिक यानी भाई देखो, प्रोफाइलेक्सिस यानी बचाव के लिए। अभी तक पर्सन को कैंसर हुआ नहीं है, पर्सन को कैंसर होने का रिस्क है, तो इसलिए जिस पार्ट पे कैंसर होने का रिस्क है उस पार्ट पे कैंसर होने से पहले उस पार्ट को कट करके निकाल दो। तो ऐसी सर्जरी को हम कहेंगे प्रोफाइलेक्सिस, यानी उस पार्ट को निकाल देना जिसके अंदर फ्यूचर में कैंसर डेवलप हो सकता है। दिस इज प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी, यानी रिमूव अ पार्ट, remove a part which is at risk। जैसे एग्जांपल कीजिए, कोई फीमेल है जिसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उसकी फैमिली की हिस्ट्री है कि वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर होता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी फैमिली कंप्लीट होने के बाद सर्वाइकल पार्ट को, यूट्रस के सर्वाइकल पार्ट को रिमूव कर देंगे कैंसर डेवलप होने से पहले ही। ठीक है, तो ऐसी सर्जरी को हम बोलेंगे प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। उसके बाद सेकंड टाइप की सर्जरी, सेकंड टाइप की सर्जरी है क्यूरेटिव सर्जरी। नाम से पता लग रहा है क्यूरेटिव, यानी क्योर करने के लिए इलाज करने के लिए। अगर किसी पार्ट के अंदर कैंसर डेवलप हो चुका है, अगर हम उस कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए उस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे दिस इज द क्यूरेटिव सर्जरी। ये सर्जरी है फॉर ट्रीटमेंट, यानी रिमूव अ ट्यूमर, रिमूव अ ट्यूमर, ट्यूमर को रिमूव करो, और स्ट्रक्चर और ऑर्गन, स्ट्रक्चर और ऑर्गन टू ट्रीट इट, इसको ठीक करने के लिए ये चीज। उसके बाद अगला लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है यहाँ पे। अब क्या हुआ है, देखो सबसे पहले तो कैंसर डेवलप ही नहीं हुआ था, हमने रिस्क वाले पार्ट को निकाल दिया। उसके बाद कैंसर डेवलप होने के बाद हमने क्या किया है, हमने उस पार्ट को ट्रीट करने के लिए कैंसर को निकाला है। अब तीसरा क्या करेंगे, अब क्या हुआ है, कैंसर पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो चुका है, ट्यूमर का साइज इतना ज्यादा हो चुका है कि अब हमें उसको ट्रीटमेंट टाइप की सर्जरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इस पेशेंट के अंदर ट्यूमर का लोड कम कर सकते हैं, कैंसर का लोड कम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इंसिजन लगाएंगे, और जो मेजर बल्क पार्ट है ना, सपोज करो बहुत बड़ी सी ट्यूमर है, तो हम क्या करें, उस ट्यूमर का जितना बड़ा हिस्सा कट करके निकाल पाए उतने को निकाल देंगे। इस सर्जरी को बोलते हैं हम डीबल्किंग सर्जरी। ये सर्जरी ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ये केवल कैंसर के लोड को कम करने के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, तो तीसरी सर्जरी है डीबल्किंग सर्जरी। डीबल्किंग सर्जरी यानी इसका दूसरा नाम पूछा गया था एम्स के अंदर कि डीबल्किंग सर्जरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम जानते हैं कंट्रोल सर्जरी के नाम से। ठीक है, तो इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कंट्रोल सर्जरी। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट नहीं करते, केवल बल्क पार्ट को रिमूव करते हैं, कैंसर को कंप्लीटली ठीक नहीं करते, केवल कैंसर के लोड को कम करने के लिए हम सर्जरी करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिमूव ट्यूमर विद locally spread area। ठीक है, it decrease amount of
अमाउंट ऑफ कैंसर लोड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो इसको करेंगे हम हाईलाइट। देखो, डीबल्किंग सर्जरी को हम कभी कभार क्या करते हैं, किसी कैंसर का ट्रीटमेंट अपने को स्टार्ट करना है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ना हमारी कोशिश होती है कि कैंसर के सेल्स को कम करा जाए बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे डीबल्किंग सर्जरी करते हैं। ठीक है, एक जगह तो हमारे को 1 लाख सेल से फाइट करनी हो और एक जगह हमें 50 लाख सेल से फाइट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे ट्यूमर है ना, उस वाले ट्यूमर के ज़्यादातर पार्ट को निकाल देंगे, जिससे जो रिमेनिंग सेल्स है अपने को केवल उनको ठीक करना है। ठीक है, तो डीबल्किंग सर्जरी हम तभी भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगला। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की सर्जरी होती है पैलिएटिव सर्जरी। आपने पैलिएटिव नर्सिंग केयर जरूर पढ़ा होगा फंडा के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप की सर्जरी है पैलिएटिव सर्जरी। देखिए, पैलिएटिव केयर पढ़ा होगा आपने, जो अबाउट टू डाइड पेशेंट होते हैं ना, जिनकी केवल अपने को क्या करना होता है, पेन को कम करना होता है, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, तो उस टाइप की अगर हम सर्जरी करते हैं कैंसर पेशेंट के अंदर, तो वो सर्जरी कहलाएगी पैलिएटिव सर्जरी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को जैसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कोई ट्यूमर है स्पाइनल कोड के अंदर इन्वेड कर दी, तो उसने क्या किया, स्पाइनल नर्व्स को कंप्रेस किया, जिससे पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। ठीक है, तो मोर्फिन से भी कई बार वो ठीक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उस ट्यूमर को कट करके निकाल देते हैं, ताकि पेशेंट को जितनी लाइफ जीनी है उतनी पेन रहित जिए। ठीक है, इतनी लाइफ पेशेंट विदाउट पेन जिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी। ये क्यों करते हैं हम, टू रिड्यूस पेन। ठीक है, पेन को कम करने के लिए, डिक्रीज ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे अगर कोई ट्यूमर है गले के अंदर है, तो उसने क्या करा है, अगर अपने एयरवे को ब्लॉक कर रखा है, तो हम उस ट्यूमर को निकाल देंगे। ठीक है, डिक्रीज ऑब्स्ट्रक्शन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये है आपकी पैलिएटिव सर्जरी। उसके बाद अब सारी सर्जरी होने के बाद हमने क्या किया, सपोज करो कोई एक फीमेल थी जिसकी हमने ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया, तो एक फीमेल के लिए काफ़ी शेम की बात हो जाती है कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसके अंदर ब्रेस्ट, एक साइड की ब्रेस्ट निकाल दी गई हो। तो फीमेल को, या जैसे मेल की बात करें, तो मेल का हमने क्या किया, एक पैर को रिमूव कर दिया, या हमने किसी की एक आँख को रिमूव कर दिया कैंसर की वजह से, तो उसके लिए सोसाइटी को फेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इम्प्लांट करते हैं वहाँ पे, ताकि पर्सन को अपनी इमेज के लिए फोबिया ना हो। ठीक है, तो ऐसी सर्जरी को हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है, ये होती है, कब होती है ये, आफ्टर रिमूविंग बॉडी पार्ट। ठीक है, बॉडी के पार्ट को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं प्रोस्थेसिस। जैसे नकली टांग लगा दी, नकली आइज लगा दी, सिलिकॉन इम्प्लांट कर दिया, ये सारी चीजें। ठीक है, ये था आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। अगला हम स्टार्ट करते हैं रेडियोथेरेपी मैनेजमेंट के अंदर। हमने सबसे पहला मैनेजमेंट था अपना सर्जिकल मैनेजमेंट, अब अपना अगला मैनेजमेंट है रेडियोथेरेपी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियोथेरेपी का मैनेजमेंट। ठीक
ठीक है। तो रेडियोथेरेपी मैनेजमेंट के अंदर आपने पता होगा रेडियोथेरेपी भाई दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल रेडियोथेरेपी, एक होती है एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी। आपने जरूर नाम सुना होगा। इंटरनल रेडियोथेरेपी भाई क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसे सर्जिकल पार्ट को, ऐसे एक ऐसे रेडिएशन के सोर्स को हम बॉडी के अंदर डालते हैं जो रेडिएशन रिलीज करता रहता है 24/7। तो अगर कोई पार्ट रेडिएशन एमिट करता रहेगा तो पर्सन एक सोर्स बन जाता है रेडिएशन का, ठीक है। तो पर्सन अगर सोर्स बन जाता है तो ऐसे पर्सन को हम आम पेशेंट के साथ नहीं रख सकते। उसके लिए अपने को क्या करना है, स्पेसिफिक एक अलग से स्पेस में रखना होगा, ठीक है। तो ये होती है इंटरनल रेडियोथेरेपी। वही बात करें हम एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी, वहां पे क्या होता है, एक ओपीडी बेसिस पे पेशेंट आता है ओपीडी में, अपने रेडिएशन का सेशन लेता है और चला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी। अब बात करते हैं इन दोनों को डीपली, ठीक है। तो डीपली एनालिसिस करने से पहले एक बारी रेडियोथेरेपी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कि गोल क्या है रेडियोथेरेपी का, हम रेडियोथेरेपी करते ही क्यों हैं, व्हाई वी डू रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी करने के 3 पॉइंट के गोल होते हैं। सबसे पहला, इसको दिया जाता है क्योर करने के लिए, क्योर मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए। दूसरा, इसको दिया जाता है कंट्रोल करने के लिए, जो कैंसर रैपिडली स्प्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। तीसरा, इसका गोल होता है पैलिएट करने के लिए, ठीक है। यानी जो कैंसर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, जिसका ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है, उसको स्लो करने के लिए, पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट का गोल होता है रेडियोथेरेपी का। क्योर का मतलब ट्रीटमेंट, कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करना, पैलिएट का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। क्योर मतलब ट्रीट करना, ट्रीट कैंसर कंप्लीटली, कैंसर को कंप्लीटली क्योर कर देना। सेकंड होता है कंट्रोल, कंट्रोल क्या करना, कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल करना और उसके मेटास्टेसिस को कंट्रोल करना, मेटास्टेसिस को कंट्रोल करना कैंसर के, ठीक है। कैंसर के मेटास्टेसिस को कंट्रोल करना। उसके बाद पैलिएट करना, क्या पैलिएट में हम क्या करेंगे, टू रिलीव पेन एंड सिम्टम्स, ये सारी चीजें हम करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है, जो ये 3 पॉइंट हमने गोल सेट करे हैं, इनसे हो गया क्या, इनसे करना क्या है हमारे को, जो कैंसर की ट्यूमर है, जो कैंसर की गांठ है, उसको श्रिंक करें और उसके अंदर जो सेल्स है उनको किल कर दें, ठीक है। या कह सकते हैं कैंसर के सेल्स को इतना किल करें कि जो ट्यूमर है कैंसर की वो श्रिंक हो जाए, ठीक है, ठीक है। बाई श्रिंक ट्यूमर, बाई श्रिंक ट्यूमर एंड किल कैंसर सेल्स, ठीक है। ये चीज ओके, ये थे गोल। गोल इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस क्योर कंट्रोल पैलिएट याद रख लेना, इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि रेडियोथेरेपी होते कितनी टाइप की है। तो मैंने आपको क्या बताया है अभी, 2 टाइप की होती है। कौन सी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। कौन सी, एक तो होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का नाम होता है ब्रेकी थेरेपी और एक्सटर्नल का नाम होता है टेलीथेरेपी।
और एक्सटर्नल का नाम होता है टेलीथेरेपी। देखो, आपको अगर ब्रेकी थेरेपी, इंटरनल एक्सटर्नल टेलीथेरेपी ऐसे याद ना रहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ब्रेकियल नर्व, ब्रेकियल ब्लड वेसल होती है, हाथ के अंदर होती है। वहीं टेलीफोन, टेलीफोन से हम दूर तक बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल होती है। ठीक है, ये चीज। अब ब्रेकी थेरेपी का भी दो सब टाइप होते हैं, एक होती है शील्डेड, एक होती है अनशील्डेड। ठीक है, एक होती है शील्डेड, एक अनशील्डेड। शील्डेड का मतलब ऐसी ब्रेकी थेरेपी, ऐसी कैंसर थेरेपी जिसके अंदर ट्यूमर को एक शील्ड में, एक आउटर प्रोटेक्शन में रख के बॉडी के अंदर डाले। ठीक है, ये हो सकती है किसी टैबलेट फॉर्म के अंदर हो सकती है। जैसे एक सपोज करो, ये एक टैबलेट है, इसके अंदर कैंसर का सोर्स है, बाहर एक आउटर प्रोटेक्शन लगी हुई है। ठीक है, तो ये है शील्डेड। अब बात करते हैं अनशील्डेड। हमने क्या किया, डायरेक्ट एक लिक्विड फॉर्म के अंदर लिया, एक एक ऐसी हमने रेडिएशन का सोर्स लिया जो लिक्विड फॉर्म में है, डायरेक्ट आईवी इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये होती है अनशील्डेड। ओके, ये चीज अनशील्डेड में कैसे कर सकते हैं हम, आईवी की फॉर्म में। और शील्डेड जो हमने पढ़ना ही है भाई, टैबलेट की फॉर्म में, कोयल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बॉडी के अंदर हम डाल दें जिसके आउटर लेयर में प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्टिव कवर हो। अब बात करते हैं रेडिएशन देने में कौन सी मशीन का यूज होता है। तो नाउ वी टॉक अबाउट द मशीन। मशीन का जो नाम होता है उसका नाम होता है लाइनेक। लाइनेक, लाइनेक की फुल फॉर्म है लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन इस टाइप की एक मशीन होती है। ठीक है, इस टाइप की एक मशीन होती है। यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को ऐसे लेटाया जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से रेडिएशन की बीम निकलती है, रेडिएशन की बीम, रेडिएशन की वेव्स निकलती है पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये होती है लाइनेक मशीन। ठीक है, दिस इज द लाइनेक मशीन। ओके, लाइनेक मशीन के बाद, हाँ ये इसको हाईलाइट कीजिए आप। इंटरनल मतलब ब्रेकी थेरेपी, एक्सटर्नल मतलब टेलीथेरेपी, बस इतना इनफ है। लाइनेक के बारे में कोई नहीं पूछेगा। हाँ, एक बार कोई आ सकता है तो कभी सीएचओ के एग्जाम में जरूर आ सकता है कि रेडिएशन देने के लिए हम कौन सी मशीन का यूज करते हैं, तो वह लाइनेक मशीन, लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं रेडिएशन के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द मटेरियल। देखिए भाई, उस मटेरियल का यूज किया जाएगा जिसमें से रेडिएशन निकलती है, और रेडिएशन इतनी होनी चाहिए कि वो रेडिएशन अपने कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय कर पाए। वैसे तो क्या होता है, पूरी दुनिया में जितने भी मेटल है, जितने भी मटेरियल है, चाहे वो कोई फ्रूट भी क्यों ना हो, बनाना भी क्यों ना हो, या कोई आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, हर एक के अंदर से रेडिएशन निकलता है। लेकिन वो रेडिएशन इतना इफेक्टिव नहीं होता, इतना स्ट्रोंग नहीं होता कि वो किस अपनी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर पाए। इसके लिए स्पेसिफिक टाइप के मेटल्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कोबाल्ट का। ये एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर से रेडिएशन निकलते हैं, जितनी हमारे को अमाउंट में चाहिए, जितने हमारे को पावर में चाहिए, उतना ही अमाउंट और पावर में रेडिएशन निकालता है। तो उसको हम यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ रेडिएशन इन लाइनेक मशीन।
ठीक है। लाइनेक मशीन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मटेरियल। सबसे मोस्टली यूज किया जाना मटेरियल है कोबाल्ट। कोबाल्ट का भी 60 नंबर वाला। कोबाल्ट 60। इसके जैसा ही एक और मटेरियल होता है सीजियम। ठीक है, सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 137। वैसे एटॉमिक नंबर डायरेक्ट ये नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एक और होता है रेडियम। ठीक है, रेडियम नंबर 223। कि मटेरियल को याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम अपने स्पेसिफिक टाइप के रेडियोथेरेपी की। हमने पढ़ा था दो टाइप की, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल बोलने की बजाय मैं ब्रेकीथेरेपी और टेलीथेरेपी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे टेलीथेरेपी की। टेलीथेरेपी मतलब एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी। ये है आपकी टेलीथेरेपी। तो देखिए, टेलीथेरेपी का मतलब एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी। ठीक है, ये कई वीक्स तक दे सकते हैं सबसे पहली बात तो। ठीक है, और ये ज्यादातर दी जाती है ओपीडी बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट डायरेक्ट डेली आता है और अपना रेडिएशन के सेशन लेके चला जाता है। ठीक है, तो टेलीथेरेपी के अंदर सबसे मेन बात यहाँ पे अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट को सेलेक्ट करना जरूरी होता है जहां पे अपने को रेडिएशन देना है पेशेंट के अंदर। ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर ना भाई एनेस्थीसिया वाला बंदा, ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन और कई एक टेक्नीशियंस, कई सारे लोगों की टीम लगती है पहले अपने को एक स्पेसिफिक साइट को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक थोड़ा सा लंबा सा प्रोसीजर होता है, इसमें टाइम कंज्यूम होता है। लंबा का मतलब ये नहीं कई दिन लगते हैं, मतलब कई घंटे का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर अपने को एक स्पेसिफिक पॉइंट को सेलेक्ट किया जाता है और उस पॉइंट को परमानेंट मार्कर से मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि अपने को हर बार जितनी बार भी पेशेंट आए डायरेक्ट हमें फिर से साइट को सिलेक्शन करने के लिए टाइम ना लगे, सीधा अपने को इसी साइट पे रेडिएशन की बीम्स डाल देनी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक सबसे पहले पेशेंट आया तो पेशेंट आने के बाद हमने क्या किया, एक साइट को सेलेक्ट किया। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाया, थोड़ी मेहनत लग के हमने साइट को सेलेक्ट कर लिया और उस साइट को परमानेंट मार्कर से मार्क कर दिया और पेशेंट को बोला कि हमने काफ़ी मेहनत करके ये साइट सेलेक्ट करी है, तो भाई आप घर पे जाकर इस साइट को इरेज ना कर देना। ठीक है, इस मार्किंग को इरेज मत कर देना और उसको हमने ये चीज़ गाइड कर देनी है। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि भाई आपको इस साइट पे हम रेडिएशन दे रहे हैं, इसकी वजह से ये वाली स्किन सेंसिटिव है, तो इस एरिया को अपने को क्या करना है, रेडिएशन से बचाना है। कौन सी रेडिएशन से? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। यानी कुल मिलाकर भाई इस साइट को ना सनलाइट से बचाना, कवर करके रखना। फिर वो पूछेगा कवर किससे करके रखना है, तो भाई उसको बोलो भाई अच्छे से कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं, लूज कॉटन क्लोथ्स, ये भी नहीं सिंथेटिक पहन ले, रबड़ के पहन ले, वह सिंथेटिक भाई कुछ और तरह के कपड़े पहन ले, जीन्स वगैरह पहन ले ना। अपने को नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स पहनने, पेशेंट को इस जगह को कभी इरेज नहीं करना, ना इस जगह को विग्रसली रब करना, ऐसे लेकर रगड़ने लग जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। अपने को इस साइट को पेशेंट को बोलना है कि नॉर्मली प्लेन वाटर और माइल्ड सोप से बस आप क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे कभी भी अगर इचिंग वगैरह कुछ हो तो कोई सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक क्रीम या लोशन वगैरह अप्लाई करना नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये चीज है, तो लिखें यही चीज जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये चलती है सेवरल वीक्स। टेलीथेरेपी सबसे पहले चलती है फॉर
several weeks on OPD basis, ठीक है, OPD बेसिस पे चलती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो मार्क द एरिया, उस एरिया को मार्क करेंगे, नेवर रिमूव द मार्किंग, never remove the marking, daily clean the area, with mild soap and water, उसके बाद फिर क्या करेंगे, डू नॉट रब द एरिया, अपने को प्रेशर से रब नहीं करना, ऐसे लेकर रग लग जाए नहीं, अपने को केवल पाम्स, हाथ के पाम्स का यूज करना, यूज ओनली पाम्स ऑफ हैंड। सॉफ्टली, आराम से, हल्के हल्के पाम्स ऑफ हैंड का यूज करके हल्के हल्के बस वहां उस साइड को क्लीन करना है अपने को, ठीक है। डू नॉट अप्लाई any cream, do not apply any cream, powder, lotion, कुछ भी, ठीक है। अपने को कोई भी कॉस्मेटिक केमिकल प्रोडक्ट इस साइट पे नहीं लगाना, वरना वहां पे साइट पे रिएक्शन हो सकता है, स्किन डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज वियर लूज कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। अवॉइड एक्सपोजर टू सन, अवॉइड एक्सपोजर टू सन, ठीक है, उस एरिया को सन के एक्सपोजर से बचाना है, ठीक है, ठीक है। हम टेलीथेरेपी कर सकते हैं नेक की, ब्रेन की, ब्रेस्ट की, ठीक है। हम कहाँ कहाँ की कर सकते हैं टेलीथेरेपी, नेक, ब्रेस्ट, लंग्स, ब्रेन, इन साइट्स की नॉर्मली हम करते हैं टेलीथेरेपी, ठीक है। देखो ये सारे जो जो मैंने बताया टेलीथेरेपी के बारे में कि भाई मार्क द एरिया से लेके अवॉइड एक्सपोजर टू सन, सारे इंपॉर्टेंट है, एक ही के बारे सारे आपको पढ़ लेने, ठीक है। अब बात करते हैं अगली टाइप की रेडिएशन थेरेपी की, जिसका नाम है ब्रेकीथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी मतलब इंटरनल रेडियोथेरेपी, यानी इंटरनल रेडियोथेरेपी। अब देखिए, किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी पेशेंट के अंदर अगर हमने करनी है इंटरनल रेडियोथेरेपी, तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो,
उस पेशेंट के अंदर हम ऐसी चीजें डालेंगे जिसमें से रेडिएशन निकलता है, तो वो पर्सन खुद एक रेडिएशन का सोर्स बन जाएगा। तो ये पर्सन दूसरों के लिए काफी ज्यादा हैजार्डस है। ठीक है, हम कभी भी रेडिएशन के सोर्स के पास नजदीक लंबे टाइम तक अगर रहेंगे तो अपने अंदर खुद भी कैंसर डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। हमने इटियोलॉजी के अंदर पढ़ा था रेडिएशन, ठीक है, गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, ये चीज हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अगर हमें भी इस पेशेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, तो इस पेशेंट को हम आम पेशेंट्स के बीच में नहीं रख सकते। इसको हमेशा हम एक अलग से वार्ड के अंदर रखेंगे, अलग से रूम के अंदर रखेंगे जो प्राइवेट रूम होगा। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप तो क्या है, इस पर्सन को, इस पेशेंट को एक प्राइवेट रूम के अंदर रखो और उसके अंदर कोई भी विजिटर अलाउड नहीं होगा। लेकिन विजिटर है भाई, वे तो मिलना चाहेंगे। ये सेशन भाई हफ्ते भी चल सकता है, महीने तक भी चल सकता है, तो ये कितना लंबा चल सकता है। पेशेंट को भी भाई डिप्रेशन हो सकता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को अलाउ करते हैं रिलेटिव्स। लेकिन रिलेटिव्स ऐसे नहीं कि सारा दिन बैठा रहे, हम पेशेंट के पास 30 मिनट तक मैक्सिमम एक दिन में रिलेटिव कोई भी आ सकता है। ठीक है, और कोई भी रिलेटिव आएगा तो वो मैक्सिमम 30 मिनट्स तक रहेगा और रिलेटिव की एज 16 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, 16 साल से कम उम्र वाला बच्चा कोई भी अलाउड नहीं होगा पेशेंट के वार्ड में। ठीक है, एक नर्सिंग ऑफिसर एक पेशेंट को देखेगा। ठीक है, एक नर्सिंग ऑफिसर एक पेशेंट को देखेगा और एक शिफ्ट में एक पेशेंट के पास मैक्सिमम 30 मिनट्स तक ही पेशेंट के पास रहेगा। ठीक है, वो 30 मिनट्स तक रहेगा और कोई भी प्रेग्नेंट नर्स ऐसे पेशेंट की केयर नहीं करेगी, नहीं तो उस प्रेग्नेंट नर्स के बच्चे के अंदर भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं या कुछ ना कुछ कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस में जब भी पेशेंट के नजदीक आपको केयर करने के लिए जाना है तो हमेशा लीड का एप्रन पहन के जाना है। लीड एप्रन होता है, काफी हैवी सा एप्रन होता है जिसके अंदर लीड से बना होता है। लीड एक टाइप का मटेरियल होता है, एक मेटल होता है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हमेशा पेशेंट के पास जाना है तो लीड एप्रन पहन के ही जाना है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, और पेशेंट का जो भी वेस्ट होगा, जैसे यूरिन हो गया या पेशेंट के लिनन वगैरह होंगे, सभी को अपने को एज ए रेडिएशन का सोर्स ट्रीट करना है। पेशेंट के सारे वेस्ट जैसे यूरिन, स्टूल वगैरह हर चीज को या सिक्रीशंस, सभी को ऐसा मान के चलना है कि ये रेडिएशन के सोर्स हैं, इनके अंदर भी रेडिएशन हो सकता है, तो उनको एज ए रेडिएशन का सोर्स ट्रीट करना है अपने को। ठीक है, पेशेंट का जब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट ने जितने भी कपड़े यूज करे हैं सारों को कलेक्ट करके लॉन्ड्री में सेपरेटली मार्क करके भेजना है, रेडिएशन का सिंबल लगा के। ठीक है, तो ये थी आपकी रेडियोथेरेपी, इंटरनल रेडियोथेरेपी। हाँ, एक एमसीक्यू और कई बार रिपीट हो चुका है कि अगर पेशेंट के अंदर से रेडिएशन का सोर्स निकल के बाहर आ जाए, ठीक है, पेशेंट के अंदर रेडिएशन का सोर्स निकल के बाहर आ जाए, आ सकता है। आप देखो ऐसा होता है, रेडिएशन का सोर्स दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे देख रहे हो, ये छोटे छोटे ऐसे बीज होते हैं। ठीक है, ये होते हैं रेडिएशन के सोर्स। तो हम इनको अगर पेशेंट के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कई बार सर्वाइकल कैंसर के लिए हम डाल देते हैं, तो पेशेंट जब भी कभी भी स्टूल पास कर रहा हो, यूरिन पास कर रहा हो, तो उस टाइम पे ये सीड्स, रेडियो एक्टिव सीड्स बाहर निकल जाते हैं। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना है, हमेशा पेशेंट के पास एक लॉन्ग हैंडल फोर्सेप प्लस एक लीड का कंटेनर होना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप से इनको उठाएंगे और लीड कंटेनर के अंदर डाल के उसको बंद कर देंगे। कभी भी दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना, उठाना है, कंटेनर में डालना है और ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर देना है, बस अपना इतना काम है। ठीक है, ये चीज। और उसके बाद एक चीज और होती है, पेशेंट ये पूछता है जिसके अंदर हमने रेडिएशन का सोर्स डाला हुआ कि क्या मैं घूम सकता हूं, तो अपने को एज ए नर्सिंग ऑफिसर कभी भी डिनाई नहीं करना कि आप नहीं घूम सकते। आपने उसको रिप्लाई करना है, आप घूमने को घूम सकते हो, लेकिन ये बेस्ट रहेगा कि आप बेड पे ही लेटे। ठीक है, अपने को डायरेक्टली मना नहीं करना, हम उसको अलाउ करेंगे लेकिन उसको सजेस्ट भी करेंगे कि आपके लिए बेस्ट सिनारियो यही है कि आप बेड पे लेटे रहें। ठीक है, ये चीज। अब लिखते हैं इसके बारे में, ब्रेकीथेरेपी यानी
radiation source in form of tablets, coil, ठीक है, or wire is kept in body की cavity और interstitial space, और इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। यहां पे हमें क्या करना है, एक रेडिएशन का सोर्स लेना है और बॉडी के अंदर डाल देना है, उसको बोलते हैं हम ब्रेकी थेरेपी, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट अपने को इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कीप पेशेंट इन प्राइवेट रूम, ऐसे पेशेंट को सेपरेटली एक अलग से प्राइवेट रूम के अंदर रखेंगे सबसे पहले। उसके बाद जब भी पेशेंट के पास जाएंगे तो क्या पहनेंगे, ऑलवेज वियर कैसा एप्रन, लेड एप्रन, ठीक है। लेड एप्रन पहन के ही पेशेंट के पास जाएंगे। और पेशेंट के वार्ड के अंदर, पेशेंट के रूम के अंदर दो चीजें हमेशा होनी चाहिए, एक लॉन्ग हैंडल फोर्सेप और एक लेड का कंटेनर, ऑलवेज कीप्ड। long handle forceps and lead container in room of patient, ठीक है। पेशेंट के रूम के अंदर ये सारी चीज हमेशा होनी चाहिए। ओके, ये चीज क्यों होना चाहिए, ताकि अगर इन द चांस अगर पेशेंट के अंदर से रेडिएशन का सोर्स निकल के बाहर पड़ जाए, वो बुलेट या कोयल या वायर कोई भी बाहर निकल पड़ जाए, तो हम उसको उठाएंगे फोर्सेप्स से और लेड के कंटेनर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। आगे, स्पेंड मैक्सिमम 30 मिनट्स विद पेशेंट, ठीक है, इन वन शिफ्ट। एक शिफ्ट में मैक्सिमम 30 मिनट ही पेशेंट के पास बिताने हैं। एंड वन नर्स शुड केयर ओनली वन पेशेंट, एक पेशेंट के पास हमेशा एक ही नर्स हो, ठीक है। ठीक है, और कोई भी विजिटर्स आए उसको मैक्सिमम 30 मिनट्स तक अलाउ करना है। विजिटर्स आर अलाउड फॉर मैक्सिमम 30 मिनट्स, ठीक है। अगर विजिटर्स आर 30 मिनट्स कब, इन वन डे, एक दिन के अंदर मैक्सिमम विजिटर अलाउड करने केवल 30 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। 30 मिनट से ज्यादा कोई भी विजिटर अलाउड नहीं है। और विजिटर के अंदर भी मैंने बताया था कितनी एज तक के बच्चे आ सकते हैं, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा हो चुकी है वो आ सकता है। ठीक है,
तो यानी लेस देन 16 ईयर इज नॉट अलाउड। 16 साल से बड़ा ही आ सकता है, 16 साल से कम का नहीं आ सकता, ठीक है। और विजिटर ऐसे नहीं जाके गले मिल रहे हैं, नहीं, विजिटर्स को भी मिनिमम 6 फीट का गैप रखना अनिवार्य है, ठीक है। विजिटर मस्ट कीप मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस। ठीक है, विजिटर मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है, ये चीज। और पर्सन की जितना भी वेस्ट है, जैसे यूरिन है, बॉडी की कोई सिक्रीशंस है, उनको एज ए रेडियो सोर्स ट्रीट करना अपने को, ठीक है। तो ट्रीट द वेस्ट ऑफ पेशेंट एज रेडियो एक्टिव सोर्स। उसके बाद all linens, clothes, bed sheet used by patient जितनी भी चीजें यूज करी गई थी पेशेंट का, शुड कलेक्टेड सेपरेटली, उनको सेपरेटली कलेक्ट करके अलग से मार्क करके तब लॉन्ड्री भेजना। एंड सेंड टू लॉन्ड्री, ठीक है, लॉन्ड्री के अंदर तब भेजना है अपने को, सेपरेटली कलेक्ट करके मार्क करके, ठीक है। और जो ब्रेकी थेरेपी होती है ना, वो ज्यादातर दी जाती है, सबसे ज्यादा दी जाती है एक तो सर्वाइकल कैंसर के अंदर, जो यूट्रस के अंदर सर्वाइकल पार्ट होता है ना वहां पे, या प्रोस्टेट के अंदर, जो मेल के अंदर होता है प्रोस्टेट, या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, ठीक है। ज्यादातर इन कैंसर के अंदर ब्रेकी थेरेपी यूज होती है। अब बात करते हैं व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ ब्रेकी थेरेपी या रेडियोथेरेपी या कोई भी कैंसर की थेरेपी। रेडियोथेरेपी का क्या साइड इफेक्ट है? अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स। रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है फटीग, पर्सन को हमेशा फटीग रहेगी, ठीक है, थकावट रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं फटीग, ये है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक पार्ट्स के साइड इफेक्ट। तो देखिए रेडिएशन करता क्या है, रेडिएशन अपने बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस पार्ट्स पे जाके वहां के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे रेडिएशन की बीम जहां पे भी लगेगी ना, जैसे अपने ओरल कैविटी में लग गई, ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, अपने म्यूकस ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, स्किन के अंदर लगेगी तो स्किन के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरीके से स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रक्शन करता है रेडिएशंस, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ओरल कैविटी की। अगर हम बात करते हैं ओरल कैविटी के अंदर, तो यहाँ पे होता है, क्या होता है, अपने एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, प्लस में जो टेस्ट सेंसेशन होती है ना, तो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वे भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है सीरोस्टोमिया। सीरोस्टोमिया का मतलब ड्राई माउथ, प्लस में लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन,
ठीक है। और अगर हम नेक की बात करें जाए तो नेक की रेडियोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा जाता है, तो नेक के अंदर यहाँ पे क्या होता है, थ्रोट होता है, तो यहाँ पे सोर थ्रोट हो जाता है, गला खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सोर थ्रोट। ठीक है, सोर थ्रोट ये किस में होता है, इन नेक रेडियोथेरेपी। अगर कोई ये पूछ ले कि नेक रेडियोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, तो यहां पे आएगा सोर थ्रोट। उसके बाद हम बात करते हैं जीआईटी। जीआईटी के अंदर सबसे पहले एनोरेक्सिया होगा जी, होगा, नोजिया भी होगी, वोमिटिंग भी होगी, डायरिया भी हो सकता है। ये कॉमन कॉमन से जीआईटी के साइड इफेक्ट, नोजिया, वोमिट, डायरिया। नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, और एपिग्लोटिस का इन्फ्लामेशन। एपिग्लोटिसाइटिस। ठीक है, ये चीज। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्किन का। स्किन की साइड इफेक्ट तो भाई हमेशा स्किन के, जिसकी भी रेडिएशन थेरेपी चलती है उसके अंदर स्किन का क्या हो जाता है, एलोपेसिया। स्किन के अंदर से सारे के सारे हेयर्स उड़ जाते हैं, हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय कर देता है रेडिएशन। ठीक है, एलोपेशिया। और लोकल स्किन चेंजेस कर देता है, जैसे रेडनेस, ईचिंग वगैरह वगैरह। जहां जहां पे रेडिएशन की बीम पड़ेगी वहां पे लोकल स्किन चेंजेस हो जाएंगे। ये है आपका स्किन। उसके बाद बात करते हैं हम रीनल साइड इफेक्ट। तो रीनल साइड इफेक्ट के अंदर यहाँ पे अपने रीनल सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा रेडिएशन सेंसिटिव ऑर्गन होता है अपना ब्लैडर। तो ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ब्लैडर के सेल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सिस्टाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन इन ब्लैडर। सिस्टाइटिस यानी इन्फ्लामेशन इन ब्लैडर। उसके बाद यूरिथ्राइटिस। रीनल के बाद हम बात करते हैं पल्मों के साइड इफेक्ट, लंग्स रिलेटेड साइड इफेक्ट। यहां पे हो जाता है डिस्निया, साथ में प्रोडक्टिव कफ, ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके सबसे सीवियर साइड इफेक्ट के। तो बोन मैरो सप्रेशन इज द सीवियर साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, बोन मैरो डिप्रेशन, सीवियर साइड इफेक्ट, मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट। क्या करता है रेडिएशन अपने बोन मैरो के, बोन के अंदर जो बोन मैरो सेल्स होते हैं ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, पेनसाइटोपिनिया लाइक कंडीशन जनरेट हो जाती है। ये होती है सबसे सीवियर साइड इफेक्ट। इसके अंदर हाईलाइट कीजिए आप कुछ चीजों को। सबसे पहले फटीक, सीरोस्टोमिया, सोर थ्रोट, सिस्टाइटिस और बोन मैरो डिप्रेशन। ठीक है, ये हैं सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स। अब बात करते हैं रेडिएशन की यूनिट की। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेडिएशन, यूनिट को किस, रेडिएशन को किस यूनिट में नापते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को मापते हैं ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, ऐसे रेडिएशन को हम मापते हैं किस यूनिट के अंदर। तो रेडिएशन को हम मापते हैं ग्रे की फॉर्म में कि इतनी ग्रे रेडिएशन दे दिया हमने। ये होती है इसकी मेजर यूनिट। लेकिन ग्रे के अंदर भी होती है माइक्रो यूनिट। जैसे 1 किलोमीटर के अंदर कितना होता है, 1000 मीटर होते हैं। ऐसे ही एक ग्रे के अंदर 100 रेड होते हैं। ठीक है, 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ऐसे ही
एक ग्रे के अंदर 100 रेड होते हैं। अब 2-3 बार एमसीक्यू आया था, उनके बारे में 1-2 लाइन लिखते हैं। जैसे अगर सर्वाइकल ब्रेक की थेरेपी दे रही है, किसी पेशेंट को सर्वाइकल ब्रेक की थेरेपी दे रहे हैं, तो उसके अंदर अपनी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ठीक है, इन सर्वाइकल ब्रेक की थेरेपी, किसी को यूट्राइन कैंसर है, यूट्राइन के अंदर भी सर्वाइकल एरिया के अंदर कैंसर है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं? हम ब्रेक की थेरेपी दे रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम? अपनी की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सर्वाइकल ब्रेकी थेरेपी के अंदर सबसे पहले पोजीशन, इस पेशेंट को ऐसी पोजीशन में रखना है जिससे रेडिएशन के सोर्स बाहर ना निकले, तो सबसे बेस्ट है सुपाइन पोजीशन। ठीक है, कीप पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, विद हेड ऑफ बेड स्लाइटली एलिवेटेड। ठीक है, पेशेंट को सुपाइन में तो रखेंगे। ठीक है, पेशेंट है ये, सपोज दिस इज द पेशेंट, तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को सुपाइन में तो रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे? पेशेंट के बेड को, की हेड वाली साइड को स्लाइटली एलिवेट कर देंगे, ताकि पेशेंट को कोई भी ब्रीथिंग का इशू ना हो। ठीक है, ब्रीथिंग को इजीनेस प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट की हेड को थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे, बस, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली। इसको बोल सकते हैं सेमी फाउलर के नियर बाई। ठीक है, ये चीज़। और सर्वाइकल ब्रेकी थेरेपी में इंपॉर्टेंट क्या है? सर्वाइकल कहाँ पे होता है भाई? अपने अंदर किसी फीमेल की वेजाइना के अंदर, और इस पेशेंट के अंदर पक्का यूरिनरी कैथेटर भी डला होगा। ठीक है, वहीं पे सर्वाइकल ओपनिंग है, वहीं पे यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है। तो अपने को इंपॉर्टेंट क्या है? यूरिनरी कैथेटर की पेटेंसी को मेंटेन रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? मेंटेन पेटेंसी ऑफ यूरिनरी कैथेटर। ठीक है, यूरिनरी कैथेटर की पेटेंसी को मेंटेन रखना। उसके बाद बात करते हैं एक और कंडीशन, इफ इम्प्लांट डिसलॉज। अगर इम्प्लांट डिसलॉज हो जाए, डिसलॉज मतलब अपनी लोकेशन से हटके निकल जाए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट एक्शन इस कंडीशन के अंदर क्या होना चाहिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर? तो अपने बात करते हैं फर्स्ट एक्शन की। ठीक है, फर्स्ट एक्शन क्या करना है कि पेशेंट को एनकरेज करना है कि भाई तू लेटा रहे आराम से। सबसे पहली बात तो तू हड़बड़ा मत, सबसे पहले तू आराम से लेटा रहे। ठीक है, अपने को क्या करना है? सबसे फर्स्ट एक्शन, एनकरेज द पेशेंट टू लाई डाउन। ठीक है, लाई डाउन आराम से। एनकरेज द पेशेंट टू लाई डाउन। उसके बाद सेकंड एक्शन अपने को क्या करना है? जो मैंने बताया था, ब्रेकी थेरेपी वाले पेशेंट के अंदर हमारे को 2 चीज उसके रूम के अंदर रखना जरूरी होता है। एक तो लॉन्ग हैंडल फोर्सेप, और सेकंड एक लेड कंटेनर। तो हमें क्या करना है? लॉन्ग हैंडल फोर्सेप से उस इम्प्लांट को उठाना है और लेड कंटेनर के अंदर डाल के बंद कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? प्लीज द इम्प्लांट इन
लेड कंटेनर, प्लेस द इम्प्लांट इन लेड कंटेनर वाया किसके द्वारा, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप। ठीक है, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप के द्वारा हम उठाएंगे उस इम्प्लांट को और लेड कंटेनर के अंदर डाल देंगे। लेड कंटेनर के अंदर इसलिए क्योंकि लेड क्या करती है, रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देती, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू।